हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। एक लड़की एक महीने से किताबों की अलमारियों के बीच रह रही थी। उसे किताबें अच्छी लगती थी। सैकड़ों साल पहले लोग क्या सोचते थे, यह जानने का एक जरिया। अचानक उसने एक रहस्यमयी किताब खोली जिसमें कैसेंड्रिया महाद्वीप की कहानी थी। सिल्वा एल्फ साम्राज्य एक प्राचीन और गौरवशाली राष्ट्र था। इसके महानतम राजाओं में से एक राजा थ्यारन थे। एक विद्रोह को क्रूरता से कुचल दिया गया था और राज्य को गौरव के युग में ले आया था। लेकिन वह एक अत्याचारी भी था। उसके शासनकाल में महिलाओं को सभी सार्वजनिक पदों से, चाहे वह नागरिक हो या सैन्य, हटा दिया गया था। कठोर इच्छा शक्ति वाले राजा ने महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से दूर रखने और उन्हें घरों में कैद करने का कोई भी बहाना ढूंढ लिया। वह अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के लिए एक लड़का चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे राजकुमारियों का आभार मिला। एक भी राजकुमार नहीं। जिस दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई, पूरा राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी सीन बदल गया। अपनी किताब में खोई हुई लड़की गलती से सीढ़ियों से गिर गई। जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, एक तेज रोशनी चमक उठी और उसके चारों ओर दुनिया घूमने लगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह चौंक गई। यह सीन इतना इतना असली कैसे लग रहा था। और वाह, राजा कितना सुंदर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह उनकी कही हर बात सुन सकती थी। उसे इस दुनिया में लाया गया था और भाग्य के एक भयानक मोड़ में उसका पुनर्जन्म रानी के नवजात शिशु के रूप में हुआ था। बात और भी अजीब तब हुई जब रानी ने उसका नाम चेरिल रखा। जी हाँ, अब वह एक बच्ची थी और राजा ने उसे गोद में उठाते ही सबसे पहले उसकी चादर फाड़कर जांच की। राजा ने एक बच्चे को गोद में उठाया और लोगों को एक राजकुमार के जन्म की घोषणा की। लेकिन वह बच्चा, वह नन्हा राजकुमार जिसे राष्ट्र का आशीर्वाद मिल रहा था, वह नहीं थी। महल में वापस आकर चेरिल वह पूरी तरह से दुखी पड़ी थी। मैं रानी की बच्ची हूँ, वह चीखना चाहती थी। रानी भी उतनी ही असहाय लग रही थी। राजा पहले ही दुनिया को बता चुका था कि उसका एक बेटा है, राजकुमार जादेन। बेचारी चेरिल अब पूरी तरह से अकेली थी। पता चला कि अत्याचारी राजा ने अपने ही बेटी को अपने छोटे भाई के बेटे से बदल दिया था। इस रहस्य को छिपाने के लिए उसने अपने भाई और भाभी की भी हत्या करवा दी और जो भी इंसान सच्चाई जानता था उसे जादुई बंधन में बांध दिया गया। और जैसे जैसे वह चेरिल के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा था, उसे जल्द ही कहीं भेजा जाने वाला था, दैव्य शिखर पर बलि के रूप में। जब चेरिल को यह पता चला तो वह बुरी तरह टूट गई। यह तो किसी बुरे सपने जैसी शुरुआत है। मैं इससे कैसे बचूंगी। सब कुछ संभालने के बाद राजा अपनी बेटी से मिलने आया। उसने नन्ही बच्ची को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और उसे बेदर्दी से उठा लिया। बस ये छोटी सी बच्ची, बिल्कुल भी प्यारी नहीं। चेरिल मन ही मन गुस्सा हुई। तुम्हें मैं पसंद नहीं, ठीक है, मुझे भी तुम पसंद नहीं। राजा मुड़ा और ठंडे आवाज में आदेश दिया, राजकुमार सैडन को अंदर लाओ। और तुम रानी, यह याद रखना, वह तुम्हारा बच्चा है। फिर उसने छोटी राजकुमारी को घृणा भरी निगाहों से देखा। जहां तक उसका सवाल है, उसे दैव शिखर पर भेज दो। तथाकथित दैव शिखर बलि का जगह था। वहां भेजे गए किसी भी इंसान की मौत जरूर होनी ही थी। हालांकि कहा जाता था कि उनकी आत्माओं को देवता अपने पास बुला लेंगे। जैसा ही नन्ही राजकुमारी ने यह सुना, वह रोने लगी। मुझे चैन से रहने दो, क्या तुम सच में मेरे पिता हो? कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? रानी फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। चेरिल मेरी अपनी बच्ची है, महाराज प्लीज उसे बख्श दीजिए। मैं उसे बहुत दूर भेज दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि कोई नहीं जान पाएगा कि वह कौन है। लकीली निर्दयी राजा, मैं थोड़ी सी दया बची थी। जाने से पहले उसने बुदबुदाते हुए कहा, बस यह सुनिश्चित कर लीजिए कि मैं उसे फिर कभी ना देखूं। एक रत चुपचाप महल से निकल गया। शहर के एक सुनसान कोने में रानी ने चेरिल को एक आदमी के हवाले कर दिया। उस दिन से वे अलग अलग दुनिया में रहने लगे, फिर कभी नहीं मिले। हालांकि उसका दिल टूट रहा था। रानी के पास कोई और रास्ता नहीं था और बस नवजात राजकुमारी को भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में एक हवेली में नौकरानियों का एक समूह फुसफुसा रहा था। मैंने सुना है कि बैरन एक बच्चे को घर लाया है, लेकिन उसके पहले से ही 3 बेटे हैं। उसका एक और बच्चा बाहर है। सभी पुरुष सुअर होते हैं। घर की बेचारी मालकिन का दिल टूट गया होगा, लेकिन बैरन के कमरे में उनकी पत्नी ने एक लेटर पढ़ने के बाद आह भरी।
इस बच्ची का जीवन सचमुच दुखद शुरुआत से गुजरा है। अचानक दरवाजा जोर से खुला और बैरन का दूसरा बेटा अर्दान अपने बड़ा बेटा मेल और शरारती बच्चा एवरी अंदर आ गई। उन्होंने नौकरों से सुना था कि उनके पिता एक बच्ची को घर लाए हैं। बैरन, आप सभी को यह जानना जरूरी है, आज से वह आप की है। वेलेरियस ने इस अवसर का लाभ उठाया। छोटी बहन, उसका नाम शेरिल वेलेरियस होगा। दूसरा बेटा अर्दान तुरंत भड़क उठा। मैं किसी रेहल की संतान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उसकी रगों में बुराई भरी है, यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला बड़ा भाई भी गुस्से से घूरने लगा। अर्दान अपने पिता पर चिल्लाता रहा, आप 50 साल की है, थोड़ी तो आत्मसम्मान रखिए। आप हमारे परिवार को कलंकित कर रहे हैं। तभी शरारती बच्चे एवरी ने एक बड़ा सवाल पूछकर अपने पिता को चौंका दिया, वह कंकोबाइन कौन है? बैरन ने अपना माथा पीट लिया। अरे नहीं, यह गलत फहमी हद से ज्यादा बढ़ गई है। उसकी पत्नी, जो सच्चाई जानती थी, समझाने की कोशिश करने लगी। मैंने तुम्हारे पिता को पहले ही माफ कर दिया है, अब इस बारे में और बात न करे। अर्दान गुस्से से आग बबूला हो गया। माँ, वह इसके लायक नहीं है। आपको उस बूढ़े को उसकी कंकोबाइन के साथ रहने देना चाहिए। सिचुएशन को बिगड़ते देख बैरोनेस ने सख्ती से कहा, इस मामले को आगे मत बढ़ाओ, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मुझे बस इतना पता है कि अब चेरिल हमारी बच्ची है। अर्दान गुस्से से बेहोश होने वाला था। वह दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। बैरन और उसकी पत्नी ने बेबसी से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे इसे अच्छी तरह नहीं ले रहे थे, लेकिन वह किसी खास इंसान के बहुत बड़े कर्जदार थे और चेरिल की पहचान पूरी तरह से सीक्रेट रखनी थी। इसीलिए बैरन को दोष अपने ऊपर लेना पड़ा और इस तरह छोटी चेरिल बेलेरियस परिवार में बस गई। हालांकि उसके भाई उससे नफरत करते थे, बाकी सब उसके प्रति दयालु थे, खासकर बेरोनेस, जो चेरिल को अपनी बेटी की तरह मानती थी। एक दिन बेरोनेस चेरिल को बगीचे में टहलने के लिए ले जा रही थी। छोटी बच्ची धूप का आनंद ले रही थी जब उसने अर्दान को अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। उसका नाम लकी था। अपनी माँ की गोद में चेरिल को देखकर अर्दान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़े कुत्ते के खिलौने को देखा और उसके दिमाग में एक थॉट आया। उसने उसे सीधे चेरिल के सिर पर फेंक दिया और चिल्लाया, लकी, ले आओ। कुत्ता बैरोनेस की ओर उछला और सब लोग घबराकर चीखने लगे। बैरोनेस लड़खड़ा गई और चेरिल उसकी बाहों से गिर पड़ी। तभी अर्दान के चेहरे पर दहशत छा गई। एक सटीक छाप बनाते हुए छोटी चेरिल घास पर गिरी। उसे इतनी चोट लगी थी कि वह चीखना चाहती थी। सच में बहुत दर्द हुआ। बैरोनेस ने जल्दी से उसे उठाया। है भगवान, क्या उसके सिर पर चोट लगी है? बैरन दौड़कर आया, चिंता से पूछते हुए घबराकर उसकी जांच करने लगा। अरे बाप रे, चेरिल कैसी है? क्या पता उसके सिर में चोट लग गई हो। छोटी बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें लगता है मेरे सिर में चोट लगी है? मुझे बस दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने अच्छी तरह जांच की और पता चला कि चोट सिर्फ ऊपरी तौर पर है। सबने राहत की सांस ली। बैरोनेस ने गुस्से से अर्दान को डांटा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? अगर चेरिल को कुछ सीरियस हो जाता तो तुम क्या करते? अगर इस वजह से हमें लकी को निकालना पड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या कुत्ते ने तुम्हारा जमीर खा लिया है? अब तुम्हें 3 महीने के लिए घर में बंद कर दिया गया है। इधर आओ और अपनी बहन से माफी मांगो। डांट के बाद भी अर्दान थोड़ा अड़ियल था, लेकिन बड़े भाई मेल ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि उसने हद पार कर दी है। शरारती बच्चे एवरी ने भी अपने भाई के कान में एक राज की बात फुसफुसाई। वह लड़की डायन है, उससे पंगा मत लेना। तुम कितने बेवकूफ हो? मेल ने एवरी से पूछताछ की और पूछा कि क्या उसने कुछ किया है। एवरी ने घबराकर अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेल ने उसे पकड़ लिया, मानो एक आम इंसान पर काला जादू कर रहा हो। क्या तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? डरा हुआ छोटा बदमाश कबूल कर गया। बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। मैंने तो बस सबसे कमजोर काला जादू किया था, एक ऐसा श्राप जिससे उसका 5 पाउंड वजन कम हो जाए, लेकिन वो काम नहीं किया। वो सभी काले जादू से अप्रवाहित है। अगर वो चुड़ैल नहीं है तो क्या है? मेल हैरान रह गया। तुम इतना शक्तिशाली जादू हमारे उन दोस्तों पर क्यों नहीं करते जिन्हें ये कहानी पसंद है? जब अनिच्छुक अर्दान माफी मांगने के लिए उसके बिस्तर के पास आया तो वह बिना किसी कारण के शर्मा गया, लेकिन चेरिल ने उड़ते समय ही उसके चेहरे पर घबराहट देख ली थी। असल में वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह बस एक बच्चा था, नए आने वाले को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। यह सोचकर चेरिल ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी और कुछ बुदबुदाया जो भाई वह जैसा लग रहा था। उस एक आवाज ने अर्दान का चेहरा एकदम लाल कर दिया। उसने मेरी तरफ मुस्कुराया। वह तुरंत घबरा गया। उसने चेरिल के बढ़ाए हुए नन्हे हाथ को देखा और लगभग अनजाने में ही उसे थाम लिया। यह एहसास बहुत अजीब था। तो छोटी बहन होने का एहसास ऐसा होता है, यह अद्भुत था। अर्दान को लगा जैसे उसके दिल पर चोट लगी हो। यह देखकर बैरन और उसकी पत्नी को आखिरकार राहत मिली। आखिर
बच्चे तो सीधे साधे होते हैं। चेरिल ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका यह दूसरा भाई उसे हद से ज्यादा परेशान करेगा, एक बड़बड़ाते हुए छोटे बच्चे का सामना करते हुए। लेकिन चेरिल को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह था कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा। चेरिल अर्दान ने बिना किसी विरोध के हार मान ली। नन्ही शरारती बच्ची एवरी अब भी शिकायत कर रही थी। वह बिल्कुल भी नवजात शिशु जैसे हरकतें नहीं करती। सबसे बड़े बेटे मैल ने पलट कर कहा, और तुम भी अपनी हरकतों से 4 साल के बच्चे जैसे हरकतें नहीं करते। उस दिन के बाद से अर्दान लगातार बच्ची के कमरे में रहने लगा। दिन में कम से कम 10 बार वह जाता। उसका उत्साह देख कर बैरूनेस उसे याद दिलाती है, तुम्हारी बहन को सोने की जरूरत है, बाहर जाकर खेलो। अर्दान मुंह फुलाकर कहता है, लेकिन पिताजी ने मुझे घर में बंद कर दिया है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकता। उसे इतनी नींद क्यों आती है? यही रुक कर उसके साथ खेलूंगा। इस बीच उसका कुत्ता लकी शायद इतना अकेला महसूस कर रहा था कि उस पर काई जम गई होगी। अर्दान ने अपनी माँ को यह कहकर आराम करने के लिए मना लिया कि वह बच्चे का ध्यान रखेगा। बैरूनेस खुश हो गई। ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन चेरिल के लिए यह अच्छी बात नहीं थी। चेरिल को इतनी शांति से सोते देख अर्दान घबरा गया। क्या वह सांस नहीं ले रही है? उसने उसके गोल मटोल छोटे गाल को गुदगुदाया जो इतना मुलायम और उछलता हुआ था। यह तो मजेदार है। वह हिली। मेरी बहन जिंदा है। उसकी उंगली गुदगुदाती रही। अरे तुम्हारा पसंदीदा भाई तुम्हारे साथ खेलने आया है। मैं यही हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1000 कावों की आवाज का सपना देख रहा था। ये शरारती बच्चा तो नहीं हो सकता है ना? उसने हाथ हिलाया। विरोध में कांपती उसकी छोटी मुठ्ठियां। मैं बहुत थक गई हूँ तुम छोटे शैतान। लेकिन अर्दान की नजर में इसका मतलब था, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठा लूं? चेरिल मन ही मन चीख रही थी, दूर जाओ, मुझे सोना है। लेकिन अर्दान थोड़ा कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और खुद से बुदबुदाया, ठीक है, मुझे लगता है मैं तुम्हें गोद में उठा सकता हूँ। तुम्हें पता है एवरी मुझसे ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करता। उसने बेढंगे तरीके से चेरिल को उठाया। वाह, मेरी बहन कितनी कोमल है और उसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। दूसरी ओर चेरिल डरी हुई थी। यह बेवकूफ मुझे कितनी अजीब तरह से पकड़े हुए है। मुझे मत गिराओ। उसने सहज ही अर्दान की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली। नन्हे शैतान ने पूरी तरह गलत समझा। वाह, मेरी बहन मुझे बहुत पसंद करती है। वह खुशी से उसे उछालने लगा। क्योंकि तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो शायद मैं तुम्हें अनिच्छा से ही स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अब तक चेरिल बेहोश होने वाली थी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यह शरारती बच्चा हमेशा उसकी नींद में खलल डालता था। चेरिल ने 3 महीने तक यह कष्ट सहा। बैरूनेस हर दिन उसकी बहुत अच्छी देखभाल करती थी, लेकिन वह एक शरारती बच्चा हमेशा उसके कमरे में थोड़ी उलझन में थी। चेरिल में दूध पीने की भी ताकत नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि चेरिल को हर दिन अर्दान के साथ खेलने के लिए मजबूर किया जाता था। वह लड़का उसे एक जीती जागती गुड़िया की तरह मानता था। एक 12 साल के बच्चे को उलझाने वाली समस्या का हल एक नन्हे बच्चे से आसानी से हल कर दिया। जब बैरन बैलेरी ने अपने बेटों को एक मुश्किल मैथ का सवाल दिया, अर्दान जो मुश्किल से एक और एक का सही आंसर दे पाता था, बड़ी संख्याओं को देखकर पसीना पसीना हो गया और उसने बस अंदाजा लगा लिया। मिकेला उसके गलत अनुमान पर हंस पड़ी। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। यहाँ तक कि 3 साल के एवरी ने भी सही आंसर दिया था। चेरिल एक्साइटेड थी। आखिर यह किस तरह का सवाल था? जब वह रैंक कर बोर्ड के पास पहुंची तो वह दंग रह गई। यह तो धरती पर बच्चों के खेलने जैसा है। अर्दान को फिर से गलत आंसर देते देख बैरन ने आह भरी और उसे मट भेजने की धमकी दी। अर्दान घबरा गया। लेकिन मेरा सपना तो युद्ध के मोर्चे पर योद्धा बनने का है। उसके पिता चिढ़ गए। जब से राजा थेरान ने सिंहासन संभाला है, सिल्वा में कोई भी अनपढ़ शूरवीर नहीं रहा। थेरान का नाम दोबारा सुनकर चेरिल गुस्से से आग बबूला हो गई। उसी आदमी की वजह से मेरी यह हालत हुई। वह बोर्ड के पास रेंग कर गई और सवाल को देखने लगी। तभी बैरन ने अर्दान से पूछा, दूसरे सवाल का तुम्हारा जवाब क्या है? अर्दान का दिमाग खाली हो गया। मुझे इतनी मुश्किल समस्या का जवाब कैसे पता चलेगा? क्या कोई कमेंट्स में उसकी मदद कर सकता है? तभी छोटी चेरिल ने गूठ रगू करते हुए एक विकल्प की ओर इशारा किया। अर्दान के पास होने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत जवाब दिया। उसे हैरानी हुआ कि उसका जवाब सही था। उसने चेरिल को गोद में उठाया और उसके गालों पर कई चुम्बन दिए। तुम मेरी छोटी सी भाग्यशाली सितारा हो। चेरिल जो झटके से चक्कर खा रही थी, अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। यह मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हारी बुनियादी शिक्षा तो बिल्कुल ही बेकार है। यह सीन देखकर बैरन को पसीना आ गया। सबसे छोटे बेटे एवरी ने तुरंत अपने भाई पर नकल का आरोप लगाया और बताया कि उसे छोटी चुड़ैल ने उसकी मदद की थी। अर्दान आखिरकार एक सवाल सही करने से बहुत खुश था
और उसने यह बात मानने से इनकार कर दिया। बैरन ने बीच में आकर अर्दान को पढ़ाई न करने के लिए डांटा, लेकिन फिर वह एवरी की ओर मुड़ा। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन पर श्राप दिया है। यह सुनकर कि उस छोटे शरारती बच्चे ने मुझ पर श्राप दिया है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह सुनकर चेरिल गुस्से से फट पड़ी। एवरी ने दयनीय आवाज में कहा, मैं तो बस उसका 5 पाउंड वजन कम करवाना चाहता था, पर वह भी बेकार। मुझे लगता है उसका शरीर शून्य है। पता चला कि इस दुनिया में शून्य शरीर का मतलब उन गिने चुने लोगों से है जिन पर जादू का कोई असर नहीं होता। छोटी चेरिल गुस्से से रोने लगी। मेरा वजन तो वैसे भी कुछ ही पाउंड है, तुम मुझे मारना चाहते थे। एवरी ने चेरिल को तीखी नजरों से देखा, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि ये छोटा बच्चा जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्या उसे पता चल गया होगा कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ? लेकिन वह इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। बचपन में उसे हमेशा तंग किया जाता था क्योंकि दूसरे बच्चों के भाई थे और उसका नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किताब में पुनर्जन्म लेने के बाद अचानक उसके 3 सुंदर बड़े भाई होंगे, एक से बढ़कर एक। लेकिन जब वो जागी तो ये सब बस एक सपना था। अब जागने पर चेरिल थोड़ी निराश महसूस कर रही थी, लेकिन फिर उसने इस बारे में सोचा, यह तो अविश्वसनीय था। सचमुच उसके 3 भाई थे। वे सभी थोड़े लापरवाह थे, लेकिन बड़े होकर जरूर सुंदर बनेंगे। उसके सपने में अर्दान बहुत ही स्वयं था। हालांकि वह चाहती थी कि वह थोड़ा और समझदार होता। उसने सोचा कि सबसे बड़ा भाई मेल कैसा होगा, लेकिन एवरी, उसने तो जादू से उसे श्राप दिया था। वह बच्चा तो अच्छा भाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब वह अपने ख्यालों में डूबी हुई थी तभी बैरोनेस उसे लेने आ गई। वे सामान लेने शहर जा रहे थे और उसे भी साथ ले जाना चाहते थे। 81 अलग अलग कपड़े आजमाने के बाद चेरिल के रोने से ठीक पहले उन्होंने आखिरकार एक कपड़ा चुन लिया। सफर के बारे में सुनकर अर्दान तुरंत दौड़कर आ गया। जब भी वे किसी लंबे सफर पर जाते थे उसकी माँ हमेशा गिफ्ट में उदारता दिखाती थी। मना करने पर उसने बेशर्मी से कहा कि अगर वह वहां नहीं होगा तो चेरिल रोएगी। लेकिन बैरोनेस पहले से ही जानती थी कि वह आजकल चेरिल को इतना परेशान कर रहा है कि शायद उसके बिना बच्ची ज्यादा खुश रहेगी। परेशान करने वाले अर्दान से पीछे छुड़ाने के बाद वे आखिरकार शहर पहुंच गई। वास्तुकला को देखकर चेरिल को इस दुनिया का बेहतर अंदाजा हुआ। फिर उसने राहगीरों को देव व शिखर के बारे में बात करते हुए सुना। ऐसा लगता था इस दुनिया के लोग ऐसे देवताओं में विश्वास करते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जादुई शक्तियां प्रदान करती है। छोटी लड़की और एक्साइटेड हो उठी कि क्या वह खुद जादू सीख सकती है। बैरोनेस एक मिठाई की दुकान पर रुक गई और सोचने लगी, अर्दान के लिए कुछ ला सकती है ताकि उसे छोड़कर जाने की भरपाई कर सके। लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए किसी ने उन्हें पुकारा। 3 सजी धजी महिलाओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन सभी में बनावटीपन झलक रहा था। उनमें से एक ने तुरंत ही संवेदनशील मुद्दा उठा लिया, क्या यह उस मशहूर कांड का बच्चा है? चेरिल का दिल बैठ गया। नहीं, मुझे कुछ बुरा लग रहा है। महिलाएं अपनी बकबक जारी रखती रही। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम बैरोनेस से यहाँ टकरा गए। आपके परिवार में जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि आप सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहेंगी। बैरन वेलेरी हद से ज्यादा है। उस महिला का नाम तक नहीं बता रहे। क्या वह अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? अपनी बकवास कमेंट करने के बाद उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया। बाकी महिलाओं ने ठंडे भाव के साथ बनावटी सहानुभूति दिखाई। बैरोनेस को यहाँ आने का पछतावा होने लगा। उन्हें अपनी दत्तक माँ को धमकाते हुए देखकर चेरिल आगे क्या करेगी? महिलाओं की चुभती कमेंट से परेशान होकर छोटी बच्ची ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़े बड़े अंगूर को निचोड़ दिया, जिसे उसका रस गपशप करने वाली महिला के कपड़े पर फैल गया। दयालु बैरोनेस को चिंता हुई कि कहीं चेरिल का दम न घुट जाए, इसीलिए वह उसे देखने दौड़ी। लेकिन तभी बच्ची ने धीमी लड़खड़ाती आवाज में पुकारा, मम्मा। बैरोनेस इतनी भावुक हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। चेरिल ने मुझे मम्मा कहा। फिर बच्ची ने उनके गाल पर एक बड़ा सा चुम्बन दिया, जिससे बैरोनेस पूरी तरह से अचंभित और मंत्रमुग्ध हो गई। तीनों गपशप करने वाली महिलाएं भी बच्ची की मासूमियत देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। बैरोनेस खुशी से झूम उठी। यह बच्ची मुझसे बहुत जुड़ी हुई है। यह मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा प्यारी है। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर जवाब दिया, जानती हो, महिलाओं को पुरुषों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी एक प्यार करने वाला और समर्पित बच्चा किसी भी चीज से ज्यादा कीमती होता है। इतना कहकर उन्होंने प्यार से चेरिल के सिर पर हाथ फेरा। उन दोनों के बीच का प्यार और स्नेहपूर्ण दृश्य देखकर चुगली करने वाली महिला गुस्से से मुट्ठी भींच बैठी। पता चला कि उसका अपना बच्चा अभी कहीं और पल बढ़ रहा था और घर नहीं आ सकता था। उसने झट से बात बदल दी और बगल में बैठी महिला की तारीफ करने लगी।
ये है आदरणीय लेडी रोजालीन। इनकी बहन छोटे राजकुमार की निजी दासी है। महाराज की प्रिय बहन की अपनी परेशानियां है। मैंने सुना है कि दासियों के पिछले समूह को किसी कारणवश मार डाला गया था। आजकल महल की दासियों को हर 6 महीने में बदला जाता है। यह सुनकर चेरिल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह जरूर राजा का काम होगा, राजकुमार की असली पहचान उजागर करने वाली किसी भी दासी को हटाना। इतिहास की किताबों में यह भी दर्ज है कि बेलेरियस परिवार चेरिल के प्रति बहुत अच्छा था और उसने उनके साथ शांतिपूर्ण बचपन बिताया। दुर्भाग्य से जब राजा और राजकुमार को उसके ठिकाने का पता चला तो उसका जिंदगी एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिससे वह बच नहीं सकी और दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गई। यह सोचकर चेरिल गुस्से से भर गई। जब से मैंने ये जिंदगी शुरू किया है, मैं चुपचाप बैठकर विपत्ति का इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन इस दुनिया में वह अपने भाग्य का नियंत्रण कैसे कर सकती थी। जब उसने जादू का परिचय नामक एक किताब देखी तो उसके मन में तुरंत एक थॉट आया। उसे लगा कि जादू सीखना ही एकमात्र भरोसेमंद रास्ता है। जब बैरोनेस अपने बड़े बेटे के लिए किताबों का ढेर खरीद रही थी तो छोटी चेरिल बड़बड़ाने लगी और एक किताब की ओर इशारा करने लगी। बैरोनेस हैरान रह गई। एक ऐसी बच्ची जो पढ़ भी नहीं सकती, उसे किताब में दिलचस्पी क्यों होगी। लेकिन जैसे ही चेरिल ने किताब को हाथ में लिया, उसने जादू में महारत हासिल करने और खुद की रक्षा करने का पक्का इरादा कर लिया। ढेर सारे खिलौनों और सुंदर कपड़ों के बीच भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब सब सोच रहे थे कि वह क्या गिफ्ट चुनेगी, तभी चेरिल ने जादू का परिचय नामक की एक किताब उठाई और उसे ऐसे पलटने लगी जैसे उसे पढ़ रही हो। यह देखकर बैरोनेस ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। वही नौकरानियों ने कहा, वाह, 3 महीने की बच्ची को किताबें इतनी पसंद है। लेकिन चेरिल भी उतनी ही हैरान थी। इस दुनिया की भाषा उसकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, फिर भी किसी तरह वह सब कुछ पढ़ पा रही थी। उसने किताब से जाना कि जादू और क्रेसेंटिया के 2 मुख्य सिद्धांत थे। एक मत यह था कि देवताओं ने संसार की रचना की और मंत्र उस दैव शक्ति को प्रकट करने की कुंजी थे। दूसरा मत यह था कि संसार विभिन्न तत्वों से बना है और जादुई मंत्र उन तत्वों को व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। दोनों ही मतों जादू में महारत हासिल करने के लिए पढ़ाई में मग्न थी। एक नौकरानी ने बिल्ली को झुलाना शुरू कर दिया। चेरिल अपने सामने रखे खिलौने में मग्न थी। चेरिल का दिमाग खराब होने वाला था। क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ दिखती हूँ? बच्चा होना कितना मुश्किल है। वह बस शांति से पढ़ना चाहती थी। अचानक उसकी नजर कोने में पड़े उसके बड़े भाई मेल पर पड़ी, जो चुपचाप पढ़ रहा था। 15 साल का होने के कारण कोई भी नौकर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। चेरिल उसे ईर्ष्या से देख रही थी, सोच रही थी कि वह कब बड़ी होगी। जल्द ही खाने का समय हो गया और चेरिल अभी भी अपनी किताबों में मग्न थी। बैरोनेस को यह अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चेरिल ने दोपहर की नींद क्यों छोड़ दी और अब सारा दिन किताब को गले लगाकर क्यों रहना चाहती है। क्या इतनी छोटी बच्ची सच में इसे समझ सकती है? तीसरे भाई एवरी ने मौके का फायदा उठाया। मैंने तुमसे कहा था कि वह चुड़ैल है और तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसकी इस कमेंट के बदले उसे अरदान की तीखी नजर मिली। हालांकि बैरन बेलेरियस खुश थे। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते चेरिल हमारे साथ मेज पर बैठी होगी। जैसा ही उसने बोलना खत्म किया, कमरा अचानक एक धमाके के साथ अंधेरा हो गया। चेरिल को एहसास हुआ कि इस दुनिया में भी बिजली गुल हो सकती है। तभी कहीं से आग का एक गोला प्रकट हुआ। मेल धीरे धीरे अपने हाथ में आग की लपटें पैदा कर रहा था। हाथ के एक इशारे से एक बड़ा अग्नि पक्ष कमरे में उड़ता हुआ आया। चेरिल दंग रह गई, लेकिन फिर वह एक्साइटेड हो गई। तो यह जादू है। अग्नि पक्षी ने तेजी से दीवारों पर लगी मोमबत्तियों को जला दिया और पल भर में कमरा दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया। चेरिल मेल की कला से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। तो मेरा बड़ा भाई अग्नि जादू का इस्तेमाल कर सकता है। चेरिल तारीफ से भर गई। उस दिन से वह चुपके से अपने बड़े भाई के दरवाजे तक जाती, यह सपना देखते हुए कि वह भी जादू सीख सके। लेकिन उसका रूखा बड़ा भाई उसे उठा लेता, बैरोनेस के पास ले जाता और शिकायत करता, चेरिल पर नजर रखना, उसे मुझे परेशान न करने देना। उस पल मेल किसी दानव जैसा लग रहा था और चेरिल डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रही थी। आखिरकार उसे इस दुनिया का सबसे मुश्किल इंसान मिल गया था। चाहे वह कितनी भी प्यारी या चालाक बनने की कोशिश करे, उसका बड़ा भाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। 15 साल की उम्र में मेल एक प्रतिभाशाली छात्र था। एल्फ साम्राज्य में जहाँ सार्वजनिक शिक्षा अभी भी व्यापक नहीं थी, उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता एक ऋषि का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसे शाही पद के लिए सिफारिश की। लेकिन उसका स्वभाव ठंडा था और उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी पढ़ाई के अलावा एक दिन अकादमी के बाहर अरदान को अपने बड़े भाई को कुछ देने के लिए भेजा गया। उसने देखा कि लड़कियों का एक समूह हमेशा मेल के पीछे पीछे घूमता रहता है। उनमें से एक ने तो मेल को दोपहर के भोजन के लिए बेझिझक आमंत्रित भी कर दिया। मेल की नजर चेरिल पर पड़ी और उसके मन में एक थॉट आया।
उसने उसे गोद में उठाया और लड़की की ओर मुड़ा। मुझे माफ करना, मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है। अरदान और चेरिल दोनों चौंक गए। उन्होंने मेरा ख्याल कब रखा है? जैसा कि उम्मीद थी, लड़की निराश होकर चली गई। मेल ने समझाया, वह एक ड्यू की बेटी है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। पता चला कि बैरन की उपाधि कुलीन वर्ग में सबसे निचली थी और बेलेरियस परिवार में बस एक बैरोनी था। ड्यू की बेटी को जाते हुए देखकर मेल का मूड अच्छा हो गया। यह चेरिल तो वाकई काम की है। फिर वो छोटी चेरिल को अपने साथ क्लास में ले आया ताकि उसे दूसरे छात्रों से बचने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। चेरिल जब टीचर को जोश से पढ़ते हुए देख रही थी तो वह पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो गई। तो जादुई मंत्र ऐसे होते हैं। उसने मेल को जीतने की बहुत कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली और अब एक इत्तेफाक से उसकी इच्छा पूरी हो गई। मेल चेरिल को ध्यान से देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। यह छोटी बच्ची मुझसे भी ज्यादा होशियार है। उसने उसके गोल मटुल गाल को गुदगुदाया और चेरिल ने उसे ऐसे घूरा जैसे वह उसकी कक्षा में खलल डाल रहा हो। मेल के लिए इस छोटी बच्ची को समझाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन वह लड़कियों की लहरों को दूर रखने के लिए उसका इस्तेमाल करता रहा। इतना कि अरदान को भी उसे गोद में लेने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। रानी को लिखे लेटर में बैरन बैरोनियस ने लिखा, छोटी राजकुमारी यह ठीक है, वह असाधारण रूप से बुद्धिमान है और जो भी उससे मिलता है उसकी तारीफ करता है। उसे मेल के पास बैठकर पढ़ना बहुत पसंद है। वह एक भी आवाज नहीं करती और पूरे दिन चुपचाप रह सकती है। उसे अरदान के साथ खेलना भी बहुत पसंद है। वह सचमुच स्वर्ग से मिला एक गिफ्ट है और मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे आपकी देव रक्त रेखा विरासत में मिली है। मुझे आशा है कि वह दिन जल्द आएगा जब राजकुमारी आपसे फिर मिल सकेंगी। लेटर खत्म करने के बाद बैरन ने एक लंबी सांस ली। शायद यह उसका आखिरी लेटर होगा। चेरिल का सुरक्षित रूप से बड़ा होना ही उनके लिए काफी था। शायद यह रानी को जन्म के समय उसकी अपनी माँ ने छोड़ दिया था। अब वह एक होशियार और प्यारी 5 साल की बच्ची है, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह असल में किसी दूसरी दुनिया से आई है। वह लोगों का दिल जीतने के लिए धरती की परियों की कहानियों का एक सहारा लेती थी और कसम खाती थी कि इस जीवन में वह अब असहाय और सताई जाने वाली चेरिल नहीं रहेगी। जब उसके दत्तक माता पिता ने उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाते हुए देखा, जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी, तो उन्हें लगा कि यह जरूरी नहीं है कि अच्छी बात हो। चेरिल एक सामान्य बच्ची जैसी नहीं लग रही थी। वह बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, असल में एक छोटी वयस्क थी। बैरन चिंतित था, अगर वह सिर्फ इस ग्रामीण इलाके में ही अलग दिखती है तो यह एक बात है, लेकिन क्या होगा अगर कोई राजकुमार या मंत्री उसे पसंद करने लगे? वह दरबारी राजनीति में घसीट जाएगी और फिर उसकी सीक्रेट पहचान छिपाना नामुमकिन हो जाएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया और सीधे बोला, चेरिल अब 5 साल की हो गई है, हमें उसके लिए एक ट्यूटर रखना चाहिए। आपकी क्या प्लानिंग है पिताजी? माँ बाप बूढ़े दंपत्ति ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मेल ने अपनी बात जारी रखी, चेरिल बहुत बुद्धिमान है, शायद अपनी उम्र में मुझे से भी ज्यादा अच्छी शिक्षा से वह राज्य में एक प्रतिष्ठित हस्ती बन सकती है। बैरोनेस घबरा गई, लेकिन क्या हम इसी बात से नहीं डरते? उन्होंने झट से कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि चेरिल मेरे साथ रहे। मेल हैरान रह गया। माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती है? क्या आपने हमेशा चेरिल को अपने पास अपने बच्चे की तरह नहीं माना? लेकिन बैरन ने उन्हें ठंडे लहजे में रोक दिया। चेरिल अभी छोटी है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उनकी बहस की आवाज सुनकर नौकरानियों का ध्यान उनकी ओर गया। मैंने सुना है कि यह सब लेडी चेरिल की वजह से है। मास्टर मेल आमतौर पर इतने आज्ञाकारी होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने चेरिल के लिए बैरन से बहस की। यह शब्द संयोगवश तीसरे बेटे एवरी के कानों तक पहुंच गए। वह पहले से ही नाराज था, इसीलिए वह यह देखने के लिए अपने पिता के कमरे की ओर चल पड़ा कि क्या हो रहा है। तभी मेल अपने छोटे भाई की पुकार अनसुनी करते हुए गुस्से में बाहर निकल गया और पीछे मुड़े बिना चला गया। यह देखकर एवरी का गुस्सा और भी बढ़ गया। बड़ा भाई सिर्फ उस छोटी चुड़ैल की ही परवाह क्यों करता है? पहले तो उसकी माँ और भाई सब उसे बहुत प्यार करते थे, परिवार का सारा प्यार उसी के लिए था। लेकिन जब से चेरिल आई है सब कुछ बदल गया है। अब कोई उस पर ध्यान नहीं देता। यहाँ तक कि जब वह भूखा था उसकी माँ ने उसे बस इतना ही कहा था कि वह रसोई से खाना मांगने को कहती थी। सब लोग इस नाजायज बच्चे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आखिर उसे उसका सब कुछ छीनने का अधिकार क्यों था? उसी समय चेरिल ने दरवाजा खोल दिया। एवरी ने दांत पीसते हुए कुछ शब्द कहे। मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह शब्द चेरिल पर जैसे किसी भारी वजन की तरह लगे, जिससे वह दंग रह गई। उसने उदास होकर सोचा, मुझे लगता है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। इस परिवार में वही एक है जो अब भी मुझसे नाराज है। लगता है कि आप चाहे जिस भी दुनिया में
होमवर्क से बच नहीं सकते। अर्दान पीड़ा में था। मौसम कितना अच्छा है, मैं सच में बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। उसने चेरिल को गले लगाया और रोने लगा। सिसकते हुए, तुम्हें लगता होगा कि मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती, है ना? चेरिल ने आह भरी। उसका यह भाई हर तरह से अच्छा था, सिवाय इसके कि उसका दिमाग अखरोट से भी छोटा था। उसने सुना था कि उस लड़के ने उसके कारण बैरन से बहस की थी। बैरन को शायद इस बात की चिंता थी कि अगर उसे अच्छी शिक्षा मिल गई और किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की नजर उस पर पड़ गई तो उसकी पहचान उजागर हो सकती है। और इतिहास की किताबों में उसकी पहचान उजागर होने के बाद सचमुच उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अगर उसे शिक्षा नहीं मिलती तो वह एक कमजोर साधारण इंसान बनकर रह जाती। इसीलिए मैल गलत नहीं था और बैरन बेलारुयस भी उसे बचाने की कोशिश करने में गलत नहीं थे। लेकिन वह उन्हें अपने लिए लड़ते रहने नहीं दे सकती थी। यही सोचकर वह जल्दी से मैल के कमरे में अपने बड़े भाई से बात करने गई और उसे सुझाव दिया कि वह खुद पढ़ाई कर सकती है। चालाक मैल उसकी चाल समझ गया। तुम बस इसीलिए ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं पिताजी से फिर झगड़ा करूंगा, है ना? लेकिन क्या तुमने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? वे सोचेंगे कि तुम्हारे साथ इसीलिए अलग व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि तुम नाजायज संतान हो। लेकिन छोटी चेरिल ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि दूसरे लोग क्या सोचते। मैं जानती हूँ कि मेरे पिता माता और भाई मुझे से प्यार करती है और यही काफी है। मैल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप कह रहे हैं कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ? छोटी बच्ची ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बिल्कुल। मैल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, मैं अब उनसे झगड़ा नहीं करूंगा। बस थोड़ा इंतजार करो, मेरे पास एक प्लानिंग है। कुछ दिनों बाद एक विशिष्ट अतिथि हवेली में आए। चैरिल ने दरवाजे से अन्य कबीलों को अपने शासन के अधीन कर लिया है। वह सच में मैम्बोह मैल से स्नातक छात्र बनने का अनुरोध करने आया था और अंततः उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पद ग्रहण किया। वे आज बैरन और बैरोनेस की राय लेने यहाँ आए थे। स्वाभाविक रूप से दंपति बहुत खुश थे। आखिर डॉक्टर डेविस एक प्रख्यात विद्वान थे। जब वे बात कर रहे थे, एक नौकरानी फलों की ट्रे लेकर आई और गलती से बात कर रही चेरिल से टकरा गई। जैसे ही चेरिल ने माफी मांगना शुरू किया, मैल ने उसे अंदर बुलाया। चेरिल उलझन में थी, सोच रही थी कि वह उसे अंदर क्यों बुला रहे हैं। मैल ने उसे विद्वान से मिलवाया। यह वही छोटी बहन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, चेरिल। वैलेरी। यह सुनकर डॉक्टर डेविस हैरान रह गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शांत और अलग थलग रहने वाला मैल अपनी छोटी बहन को इतना पसंद करेगा। यह सोचकर मैल का चेहरा फिर से सीरियस हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, यह तो ख्यालों का मिलन जैसा है। समय आने पर तुम देखोगे कि मेरी बहन असाधारण है। फिर उसने चेरिल को डॉक्टर डेविस से मिलने का इशारा किया। जब चेरिल ने डॉक्टर डेविस का नाम सुना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह तो एल्फ साम्राज्य के महान विद्वान और राजा थेआरन के प्रिय है। लेकिन अगर मैं शाही दरबार में शामिल हुई तो मेरी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उसके पास एकमात्र उपाय यही था कि वह दिखावा करे कि वह इतनी असाधारण नहीं है। उसने तुरंत शर्माने का नाटक किया, जिससे उसका बड़ा भाई हैरान रह गया। बैरन बेलेरियस ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है जैसे इस बच्ची को ठीक ठीक पता है कि मैं किस बात से चिंतित हूँ। मैल ने छोटी चेरिल को गोद में उठाया और उसे सिखाने की कोशिश की। लेकिन छोटी चेरिल बस सिसकते हुए बोली, भाई मुझे याद नहीं आ रहा। अर्दान बहुत दुखी हुआ। तुम मेरी बहन नहीं हो, मुझे मेरी असली चेरिल वापस दे दो। जैसे कि उम्मीद थी, डॉक्टर डेविस ने यह देखा और सोचा कि बच्ची कोई खास नहीं है, जरूर से उतनी प्रतिभाशाली नहीं जितनी मैल ने दावा किया था। अपनी चालाकी से काम निकालने के बाद चेरिल ने एक लंबी सांस ली। अब डॉक्टर डेविस उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे और बेलेरियस परिवार आराम कर सकता है। लेकिन वे अभी रानी के बारे में बात कर रहे थे। उसने जन्म से ही अपनी माँ को नहीं देखा था और उसे पता नहीं था कि वह कैसी है। उसने चुपके से जाकर उनकी बातें सुनने का फैसला किया। उस समय वे राजा थेरान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाल के सालों में उन्होंने सभी सीमा विवादों को सुलझाया है और डार के अल्वास को हमारे राज्य के इतिहास के सबसे महान राजा और महारानी अथेलिया के सौम्य प्रभाव से राज्य में स्थिरता बनी रहती है। महारानी अथेलिया कोलिन परिवार से है, फिर भी वे अत्यंत दयालु और सौम्य है। वे हमारे राज्य के लिए एक आशीर्वाद है। एक प्रसिद्ध कवि ने तो उनकी तारीफ में एक कविता भी लिखी है। उत्तर की एक ऐसी सुंदरता, अद्वितीय और अकेली। चेरिल के खुद को रोकने से पहले ही शब्द उसके मुंह से निकल गए। अरे नहीं, मैंने अनजाने में इतिहास की किताबों से एक कविता सुना दी।
तालियों के गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। डॉक्टर डेविस ने उससे विनम्रता से पूछा, छोटी बच्ची, तुम्हें यह कविता कैसे याद है? चेरिल को फिर से अनजान बनने का नाटक करना पड़ा। हवेली में एक सफर करने वाले गायक ने इसे एक बार सुनाया था और मुझे यह याद रह गई। डॉक्टर डेविस खुश हुए और एक लेटर निकाला। ऐसा लगता है कि हमें इस निमंत्रण के लिए एकदम सही इंसान मिल गया है। महारानी हर महीने एक बार दरबारी भोज का आयोजन करती है। मुझे यकीन है कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि एक 5 साल की बच्ची को उनके सम्मान में लिखी गई कविता याद है। छोटी चेरिल निमंत्रण पत्र पकड़े हुई असमंजस में थी कि क्या करे, और उसने बैरन की ओर देखा। बैरन ने सोचा कि चेरिल के लिए भोज में जाना जोखिम भरा तो था, लेकिन उसकी मेजबानी खुद महारानी कर रही थी। महारानी ने चेरिल को आखिरी बार 5 साल पहले देखा था। शायद यही उनके पुनर्मिलन का एकमात्र मौका था। इसे चुकाने का मतलब था कि वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए वह तुरंत सहमत हो गए। डॉक्टर डेविस खुश हुए। ऐसे में आपके पूरे परिवार को महारानी के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। अब 5 साल बाद छोटी राजकुमारी को आखिरकार महल जाने और अपनी असली माँ से मिलने का मौका मिला। उसकी दत्तक माँ ने उसे सुंदर कपड़े पहनाए और उसकी सुंदरता की तारीफ की। कभी एक प्रतिष्ठित परिवार रहे बेलेरियस परिवार को महल आए 20 साल हो गए थे। यहाँ तक कि चंचल अर्दान भी सीरियसली अपने कपड़े चुन रहा था। मेरे जैसे सुंदर चेहरे पर एक साधारण टोपी शोभा नहीं देगी। शांत व सीधे स्वभाव वाला अर्दान भी अपने दरबारी शिष्टाचार का अभ्यास कर रहा था। पूरा परिवार तैयारियों में व्यस्त था, सिवाय एक इंसान के जो कोने में रूठ कर बैठा था। शरारती बच्चा एवरी अभी भी चेरिल से नाराज था, लेकिन जब चेरिल ने उसे उदास देखा तो वह सीधे उसके पास गई और उसे अपने साथ भोज में आने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा, इतना अच्छा बिहेवियर करने के बाद तुम्हें मुझे थोड़ा सम्मान तो देना ही होगा। लेकिन उस छोटे बदमाश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, कौन जाना चाहता है? चेरिल बहुत नाराज हुई। यह छोटा बच्चा तो हद से ज्यादा शरारती है। परेशानी खड़ी कर दी। एवरी ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया और चला गया। हालांकि वह मन ही मन सोच रहा था, खैर जाने में कोई हर्ज नहीं है। इस बीच महल में डॉक्टर डेविस जिद्दी राजा को अपने सार्वभौमिक शिक्षा अधिनियम का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप कह रहे हैं कि आम लोगों को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो राजघराने और कुलीन वर्ग को मिलती है? डॉक्टर डेविस ने धैर्यपूर्वक समझाया, शाही परिवार का वंश वाकई असाधारण है, लेकिन लाखों आम लोगों में भी कुछ असाधारण प्रतिभाएं होती है। मेरा एक छात्र है जो बहुत ही असाधारण है। वह मुझसे भी आगे है। अगर हम उसके जैसे और भी राज्य के स्तंभ तैयार कर सके तो यह हमारे राज्य के लिए वरदान होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर डेविस ने अपनी बात को आगे बढ़ाया, मेरे उस छात्र की एक छोटी बहन है। तकनीकी रूप से उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह सच में प्रतिभाशाली है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, स्त्रीदर्शी राजा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। एक महिला को पढ़ने की क्या जरूरत है? महिलाओं को घर पर रहकर अपने पतियों और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर डेविस हार मानने को तैयार नहीं थे। यह बच्ची सचमुच असाधारण है। महज 5 साल की उम्र में वह कुछ दुर्लभ कविताएं सुना सकती है। क्या हम एक अपवाद बनाकर उसे शाही प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दे सकते हैं? इसके अलावा वह कोलिन परिवार से है। बेलेरियस परिवार ने पिछले राजा के लिए महान कार्य किए थे। फिर उन्होंने चेरिल का चित्र मेज पर रख दिया। थ्रियोन ने अधीरता से हाथ हिलाया, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, आप जा सकते हैं। डॉक्टर डेविस के जाने के बाद उन्होंने बाहर चढ़ाकर चेरिल की फाइल उठाई, लेकिन उस पर एक नजर डालने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। जल्द ही रानी के भोज का दिन आ गया। बेलेरिया परिवार योजना के अनुसार आ गया और अभिमानी एवरी भी उनके साथ आ गया। जब चेरिल ने भव्य महल को देखा तो उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। क्या यह मेरी माँ की खुशबू है? 5 साल बाद वह आखिरकार वापस आ गई थी। अर्दान एक्साइटेड होकर उछल रहा था। उन सभी विदेशी लोगों को देखकर हैरान था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह आकर्षक और सुंदर पुरुष भी सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। अनगिनत युवतियों को मोहित कर रहा था, लेकिन बैरन और उसकी पत्नी को एक बुरी खबर मिली। महारानी की तबीयत खराब थी और वे भोज में शामिल नहीं हो सकती थी, इसीलिए चेरिल भी भोज में नहीं आ पाएगी और मिल नहीं पाएगी। चेरिल बहुत निराश हुई। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसने चुपके से बैरन की आस्तीन खींची और कहा कि उसे शौचालय जाना है। उदास मन से चेरिल इधर उधर भटक रही थी। इतिहास की किताबों में निर्वासित चेरिल ने रानी को फिर कभी नहीं देखा था।
मुझे सच में उम्मीद है कि अगली बार अपनी माँ को देख पाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि उसे पता चलता, वह बहुत दूर भटक चुकी थी। जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह कहाँ है तो वह घबरा गई। है भगवान, मैं कहाँ हूँ? वह अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा खो जाती थी। दिशा का उसका यह भयानक ज्ञान इस किताब में भी उसका पीछा कैसे कर रहा है? खाली गलियारे को घूरते हुए चेरिल भयभीत थी। उसके पैर कांप रहे थे। अचानक उसने अपने पीछे ससराहट की आवाज सुनी। वह डर से घूम गई और जम गई। एक आकृति ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेरिल पूरी तरह डर से जम गई। उसे पसीना आने लगा और वह बेकाबू होकर कांपने लगे। उसे याद आया कि महल के अंदर बैरोनेसा ने उसे क्या कहा था, रानी के सिवा किसी से बात मत करना। इसीलिए वह चुप रही। लेकिन जब उसने उस इंसान को देखा तो वह डर के मारे लगभग मर ही गई। एक पल के सदमे के बाद वह मुड़ी और अपनी जान बचाने के लिए भागी। ओह, यह तो बदकिस्मती है। मैं उस सुअर थियारिन से टकरा गई। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगी। उसने अपने छोटे छोटे पैरों को तेजी से चलाया और जितनी तेजी से हो सके भागी। लेकिन अचानक 5 हट्टे कट्टे आदमी उसके सामने आ गए। उनमें से एक ने उसे पकड़ लिया। चेरिल छूटने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अगले ही पल उसे राजा के सामने लाया गया। थियारिन ने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठा लिया, जिससे वह हवा में लट गई और हिल भी नहीं पा रही थी। जब उसने पुष्टि की कि उसके सामने खड़ा आदमी थियारान है तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। थियारान उसे ठंडी कठोर आंखों से घूर रहा था, ऐसी नजर जो जान ले सकती थी। चेरिल ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। रोने से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उससे निकलने वाला भयानक दबाव असहनीय था। वह शैतान जैसा ठंडा उद्दंड बच्चा महल के प्रतिद्वंदी क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा था। क्या तुम जानती हो कि महाराज को परेशान करना मृत्यु दंड का अपराध है? वह डर के मारे पीछे हटती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और भेड़ियों को खिलाने के लिए घसीट कर ले जाने लगता है। वह रोते हुए अपने पिता से दया की भीख मांगती है, लेकिन उसे बस ठंडे शब्दों में उसे मार डालो का आदेश मिलता है। एक आखिरी झटके के साथ खेल खत्म हो गया है। क्योंकि किसी को भी यह कहानी पसंद नहीं आई, इसलिए चेरिल की सफर यही खत्म हो जाती है। समय से पहले आप सब जिम्मेदार है। लेकिन जब चेरिल को होश आया तो वह यह देख कर हैरान रह गई कि यह सब बस उसकी कल्पना थी। वह डर से अपने पिता की ओर देखने लगी। मैं क्या करूँ? क्या वह मुझे मार डालेंगे? शायद वह मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं तो सब ठीक होना चाहिए, है ना? लेकिन वह कांपना बंद नहीं कर पा रही थी। राजा थियारान उसकी शक्ल देख कर थोड़ा हैरान हुए। इस बेचारी बच्ची का क्या हाल है? दुबली पतली कमजोर और बैगल आवारा की तरह खोई हुई। उन्होंने मोड़कर नाराजगी से आदेश दिया, पता लगाओ कि यह बच्ची कहाँ से आई है। उनके अधीनस्थ ने तुरंत आंसर दिया, आज महारानी का भोज है, बच्ची शायद वहीं से भटक गई होगी। इसने महाराज का अपमान किया है, मैं इसे तुरंत ले जाकर फांसी दिलाऊंगा। लेकिन राजा ने असामान्य रूप से कहा, इसकी जरूरत नहीं है, बस उसे वापस भेज दो। तो आप सबको क्या लगता है कि थियारान ने चेरिल को क्यों जाने दिया? महल के भोज कक्ष में छोटी चेरिल को राजा के निजी अंगरक्षकों द्वारा वापस लाया गया। जब वे शान से भीड़ के बीच से गुजरे तो अनजान लोग फुसफुसाने लगे, ये किसका बच्चा है? क्या शानदार प्रवेश है? तेज नजर वाले किसी इंसान ने कहा, ये तो राजा के शाही अंगरक्षक लग रहे हैं। यह बच्चा कितना भाग्यशाली है। भाग्यशाली शब्द सुनकर चेरिल लगभग लड़खड़ा गई। क्या आप जान गंवाने से बाल बाल बचने को भाग्यशाली कहते हैं? अंगरक्षकों के जाते ही चेरिल ने राहत की सांस ली। बैरोनेस और उनके भाई घबराकर दौड़े आए। ओह चेरिल, हमें लगा कि तुम खो गई हो। चेरिल बस इतना ही कह पाई, मैं रास्ता भटक गई थी और एक बॉडीगार्ड ने मुझे वापस ले आया। उसने उन्हें राजा से मिलने के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि वे चिंतित हो जाएंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ऐसा लग रहा था कि इस बार वह बच गई है। महल से लौटने के बाद से चेरिल बिस्तर से उठने से इनकार कर रही थी। उसके पिता की तीखी निगाहों की याद उसे बेचैन कर देती थी। लगातार बेचैनी उसे ऐसा महसूस कराती थी जैसे वह कांटों पर तनी हो। बेलेरियस परिवार उसके बारे में बहुत चिंतित था। ऐसा लग रहा था कि चेरिल के मन में कुछ चल रहा है और वह अपनी हमेशा की तरह खुशमिजाज नहीं थी। मैल ने चिंता से सिचुएशन का विश्लेषण किया। चेरिल कभी भी इस तरह से नहीं रही है। क्या वह बीमार है? चेरिल को राजा के निजी बॉडीगार्डों ने वापस ला दिया था। क्या महल में कुछ हुआ था? इस बीच महल में राजा थियोरॉन सोच में डूबे हुए थे। उनकी नजर अचानक कूड़ेदान पर पड़ी। उन्होंने हाथ उठाया और उंगलियां चटकाई। चेरिल की फाइल कूड़ेदान से निकालकर उनके हाथ में आ गिरी। पता चला कि राजा एक शक्तिशाली जादूगर थे। जब उन्होंने चेरिल का फोटो देखा तो थियारन थोड़ा हैरान रह गई। तो यह वही बेचारी छोटी आवारा बच्ची है जिससे मैं मिला था। अगले दिन हेडमास्टर के
ऑफिस में जैसे ही मेल अंदर आया, डॉक्टर डेविस ने उसे खुशखबरी दी। मैंने आखिरकार वह व्यवस्था कर दी है जो आपने मुझे से मांगी थी। महाराज, आपकी बहन चेरिल को शाही प्राथमिक विद्यालय में दाखिला देने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन ज्यादा उत्साहित मत हुई, राजा खुद उसका एग्जाम लेना चाहते हैं। जब मेल घर पहुंचा तो उसने यह खबर चेरिल को सुनाई। यह सुनकर के उसके अपने पिता उसका एग्जाम लेना चाहते हैं। चेरिल लगभग टूट गई। आप कितने अच्छे भाई हैं, तुम तो मुझे सीधे भेड़ियों के सामने फेंक रहे हो। लेकिन वह बेखबर आदमी अब भी उसे प्रोत्साहित कर रहा था। बधाई हो चेरिल। चेरिल के आंखों में आंसू आ रहे थे। क्या सच में मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी? राज्य के रईसों की एक बैठक में वे तब भड़क उठे जब उन्हें पता चला कि उनसे आम लोगों के लिए स्कूल चलाने का खर्च उठाने की उम्मीद की जा रही है। आम लोगों को पढ़ना लिखना क्यों सीखना चाहिए? उन्हें तो बस हमारे लिए काम करना है। उस बूढ़े बेवकूफ डेविस को फांसी दे देनी चाहिए। राजा थियारान ने उनकी स्वार्थी दलीलों को गहरी नफरत से सुना। तभी एक पहरेदार ने उन्हें याद दिलाया, जिस छोटी लड़की का आपने जिक्र किया था वह आ गई है। एक नौकरानी द्वारा महल में लाए जाने के बाद चेरिल को बस अकेला छोड़ दिया गया। उसे यही अकेले इंतजार करने दो। शांत महल ने उस छोटी लड़की को घबरा दिया। काश कोई आदमी यहाँ होता। 10 मिनट बीत गए और कोई नहीं आया। चेरिल डर के मारे रोने ही वाली थी। लेकिन इस पूरे समय राजा थियारान ऊपर से उसे देख रहे थे। एक पहरेदार ने सुझाव दिया कि हमें उसके पास एक नौकरानी भेजनी चाहिए। वो थोड़ी डरी हुई लग रही है। थियारान ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। वह डरी हुई है, ये सच है। वह सहमी हुई, कमजोर और खोई हुई है, लेकिन उसमें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा शांति भी है। वह एक दिलचस्प बच्ची है। चलो नीचे जाकर उसे देखते हैं। कदमों की आहट सुनकर चेरिल चिपने ही वाली थी, लेकिन तभी जैसे ही उसने देखा कि वह कौन है, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। थियारान। उसने तुरंत खुद को संभाला और राजा को हकलाते हुए अभिवादन किया। अंदर ही अंदर वह बहुत घबरा रही थी। वह यहाँ कब आया? क्या वह मुझे हर समय देख रहा था? थियारान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम मुझसे क्यों नहीं डरती? उसके शब्द ने चेरिल को फिर से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या वह पिछली बार जब मैं उससे मिली थी उसकी बात कर रहा है? मैं क्या करूं? इतिहास की किताबों में लिखा है कि थियारान का स्वभाव उग्र है और वह बिना किसी कारण के लोगों के मौत की सजा देता है। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। जल्दी से सोचते हुए उसने उसकी चापलूसी करना शुरू कर। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि महाराज भगवान के समान है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उसे डरना नहीं चाहिए। और पिछली बार मैं आपसे नहीं डरी थी महाराज, मैं अंधेरे में अज्ञात से डरी थी। बस एक दुष्ट इंसान जिसकी पहचान रहस्य है डरावना होता है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इतनी आसानी से बुराई नहीं करेगा। वह सब कहने के बाद चेरिल को खुद पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। मैंने उसकी इतनी चापलूसी कर दी है कि अब शायद वह मुझे सजा नहीं देगा। लेकिन राजा उसकी चाल समझ गया। इस छोटी बच्ची का इस बारे में कोई इरादा नहीं है। फिर भी तेहरान को गुस्सा नहीं आया। दरअसल उसका जवाब उसे जाना पहचाना लगा। उसे एक ऐसे छोटे लड़के की याद आ गई जो कभी अपनी बड़ी बहन के सामने इतना ही आज्ञाकारी हुआ करता था। उन अप्रिय यादों को झटकते हुए तेहरान चेरिल की ओर मुड़ा। क्या तुम शाही प्राथमिक विद्यालय में जाना चाहती हो? बिना सोचे समझे चेरिल ने जवाब दिया, हाँ। उसने सोचा कि जब वह इससे बच नहीं सकती तो उसके पास एकमात्र मौका है कि शक्तिशाली जादूगरनी बनने का है जो अपने भाग्य को खुद नियंत्रित कर सके। उसने हल्की सी मुस्कान दी। खैर, कम से कम यह एक ईमानदार जवाब था। सीन बदल गया और जब थियोरान चेरिल के साथ चाय पी रहा था, चेरिल मन ही मन चिल्ला रही थी, हे भगवान, मैं इस सुअर के इतने करीब बेटी हूँ। थियारान ने अचानक उससे पूछा, तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? तुम सिर्फ 5 या 6 साल की हो। अपने सबसे अच्छे साल किताबों पर क्यों बर्बाद कर रही हो? चेरिल कुछ पल चुप रही, फिर दृढ़ निश्चय के साथ ऊपर देखा। मैं जादूगरनी बनना चाहती हूँ। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा राजा थियारान पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली जादूगर था। जब राजा ने चेरिल की महान जादूगरनी बनने की इच्छा सुनी तो उसे हंसी आ गई। तुम अपने वंश की सीमाओं को तोड़कर सिर्फ कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहती हो। बेशक उसे इस बात के जरा भी अंदाजा नहीं था। उसके सामने खड़ी प्यारी सी छोटी लड़की उसकी अपनी बेटी थी। उसने चेरिल से पूछा, क्या तुम्हारा भाई रॉयल कॉलेज में पढ़ता है, एकेडमी में पढ़ता है? लड़की तुरंत खुश हो गई। हाँ, मेरा भाई मेल बहुत प्रतिभाशाली है। उसे महान विद्वान ने चुना है और बिना परीक्षा के ही दाखिला मिल गया। चेरिल ने मन ही मन सोचा, शायद ये सुअर उतना बुरा नहीं है जितना सोचा था। थियारान ने उसे काफी देर तक घूरने के बाद पूछा, तो तुम क्या कर सकती हो? चेरिल चौंक गई। थियारान ने अपनी चाय की एक घूंट ली। क्या तुम भूल गई
यह एक इंटरव्यू है, मुझे दिखाओ कि तुम किस चीज में अच्छी हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। चेरिल थोड़ी असमंजस में थी। उसके सामने मामूली जादू दिखाना बेकार था। वह ऐसा क्या कर सकती थी जिससे वह प्रभावित हो। तभी उसे एक थॉट आया, मैं तुम्हें एक पृथ्वीवासी की बुनियादी शिक्षा की शक्ति दिखाऊंगी। मैं पाई को 100 स्थानों तक सुना सकती हूँ। जैसे ही उसने सुनना शुरू किया, 3 4 8 1 5 9 4 1 5 9 2 6, सब लोग दंग रह गए। इतनी छोटी बच्ची अविश्वसनीय थी। वह इतनी लंबी संख्या कैसे याद रख सकती थी। लेकिन इससे पहले कि कोई खुश हो पाता, थियोरॉन ने अपना चाय का कप मेज पर पटक दिया। उसे की चारों ओर एक काली और छा गई। उसे एक जानी पहचानी बेचैनी महसूस हुई। अपनी बड़ी बहन के वश में होने का पुराना डर फिर से उस पर हावी हो गया। सीरियस चेहरे के साथ वह खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में आदेश दिया, कोई इसे महल से बाहर निकालो। छोटी चेरिल पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलती की। एक अनजान गार्ड अभी भी उसकी तारीफ कर रहा था। छोटी चेरिल अद्भुत है, मैंने अभी जांच के लिए एक मूल्यांकन मंत्र का इस्तेमाल किया और उसे एक भी अंक नहीं मिला। थियोन की बर्फीली निगाहों से देखते ही वह तुरंत चुप हो गया। नौकरानी की फुसफुसाहट सुनकर ही चेरिल को समझ आया, बस पूर्व सम्राट थियोरन की बड़ी बहन ही पाई को 100 स्थानों तक सुना सकती थी। महाराज को उसकी याद आ गई होगी और इसीलिए चेरिल को एक गाड़ी में बिठाया गया है। चेरिल ने चिंता से भरा एक तनावपूर्ण सप्ताह बिताया, लेकिन शुक्र है थियोरान ने कोई बयान जारी नहीं किया। अर्दान को जब पता चलेगा तो वह बौखला जाएगा। यह निमंत्रण डॉक्टर डेविस की तरफ से है। सभी मेहमान विद्वान है। अर्दान को पढ़ाई से नफरत है। वह बस बोर हो जाएगा। चेरिल, तुमने पहले कभी लंबी सफर नहीं की है, क्या तुम्हें डर लगेगा? क्या तुमने जरूरी सामान पैक किया है? चिंता मत करो माँ, मेल मेरे साथ रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर डेविस ने मेल और मुझे एक विशेष परियोजना पर चर्चा करने के लिए कुछ समय के लिए अपने महल में बुलाया था, लेकिन मुझे शक था कि मेल ने यह सब सिर्फ मेरा दिमाग साफ करने के लिए किया था। चिंता मत करो पिताजी, मैं चेरिल का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेल ने उन्हें भरोसा दिलाया, लेकिन उनके पिता अब भी चिंतित थे। क्या डॉक्टर डेविस ने सच में चेरिल को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था? हाँ, प्रोफेसर राजा के पसंदीदा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि महाराज वास्तव में नाराज होंगे। एक राजा बच्चे पर नाराज नहीं होगा बड़े भाई। क्या तुम्हें जरा भी अपराध बोध नहीं है? बलेरिया परिवार तबाही के कगार पर है और तुम उस छोटी चुड़ैल को मुसीबत से बचाने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे हो और इसे बड़े ही नेक काम की तरह दिखा रहे हो। इधर आओ, अब कैसा लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हो? और इस तरह माइकल और चेरिल चल पड़े। तुम अब भी राजा के इंटरव्यू को लेकर परेशान हो। चेरिल जानती थी कि उसके भाई ने हवेली की सफर खास तौर पर उसके लिए ही तय की थी और वह नहीं चाहती थी कि वह परेशान हो। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, हाँ, सब ठीक चल रहा था और फिर पता नहीं क्या हुआ। वह अचानक गुस्सा हो गया और चला गया। कोई बात नहीं, भले ही तुम्हें शाही प्राथमिक विद्यालय में दाखिला न मिले, डॉक्टर डेविस से पढ़ना भी उतना ही अच्छा है। राजा हमेशा से ही अप्रत्याशित रहे हैं। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। क्या राजा के अप्रत्याशित होने की बात जोर से कहना वाकई ठीक है? कोई बात नहीं, यहाँ कोई और नहीं है। यह सुनकर चेरिल ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। वह सुअर कितना गुस्सा दिलाता है। चेरिल, राजा से व्यक्तिगत इंटरव्यू पाने वाली आप पहली इंसान है। यह अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। खुलकर बात करने के बाद चेरिल को बहुत अच्छा लगा। शायद उसके पास कोई जादुई शक्ति थी। डेवॉनशायर मैनर में डॉक्टर डेविस पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद प्रोफेसर, औपचारिक मत बनिए। मेरे पास बहुत सारा सामान है जिसे व्यवस्थित करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, चेरिल ने चारों ओर देखा तो ये थे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर डेविस के आदर आचरण। यह बहुत ही शालीन थे। लगता है डॉक्टर डेविस के यहाँ कोई मेहमान है। क्या हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं? राजा कब से दूसरों के लिए रास्ता छोड़ने लगे। राजा चुपके से डेविंग चांस मैनर के एक निजी हिस्से में पहुंच गए थे, जिसे डॉक्टर डेविस थोड़े घबरा गए। महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। आपका ठीक से स्वागत न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको परेशान न करने के लिए तुरंत मैनर को सील कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, महल में उमस है, इसीलिए मैं टहलने के लिए बाहर आया हूँ। इतनी मेहनत क्यों? मैंने सुना है कि आपने विद्वानों और पॉपुलर हस्तियों को एक नई
नई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ, अगर सार्वजनिक शिक्षा अधिनियम पारित हो जाता है तो हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत होगी। लाइब्रेरी पूरी होने पर मैं आपको भेंट करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। इस समय मन और विद्वानों और ज्ञानी लोगों से भरा हुआ है। अगर उन्हें पता होता कि आप इस परियोजना को कितना महत्व देते हैं तो वे बहुत सम्मानित महसूस करते। महाराज, मैं बहुत भावुक हूँ। मैं कल सुबह आपसे मिलने का इंतजाम कर दूंगा। देखते हैं, मेरे समय को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। मैं बस इधर उधर देख लूंगा, आप अपना काम करते रहिए। अगले दिन जब डॉक्टर डेविस राजा से मिलने गए तो उन्हें बताया गया कि महाराज शिकार पर गए हैं। प्रोफेसर ने आह भरी, राजा कितने अप्रत्याशित है, मुझे बस हालात के हिसाब से चलना होगा। इस बीच चेरिल ऐसे खा रही थी जैसे कल होगा ही नहीं। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। यह सब कुछ अद्भुत है, यह स्वर्ग है। डेविस मैनर कलात्मक वातावरण से भरा हुआ था और चेरिल को यह बहुत पसंद आया। वह खूब आनंद ले रही थी। एक भोज के दौरान मेल चेरिल को अपने साथ ले आया। उसने शिकायत की कि वह कोई अच्छी पोशाक नहीं लाई है। मेल ने चुटकी बजाते हुए उसे एक सुंदर ग्राउंड में बदल दिया। चेरिल अपने भाई से और भी ज्यादा प्रभावित हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम रूप बदलने का जादू कर सकते हो। यह आसान है, यह एक परम मायावी मंत्र है, लेकिन यह बस 15 मिनट तक रहता है। एक पल काफी है। मैं इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। कुछ दिनों की मौज मस्ती के बाद मेल ने डॉक्टर डेविस द्वारा दिए गए काम पर लगना शुरू किया। वे एल्फ साम्राज्य के लिए बुनियादी लाइब्रेरी का एक सेट तैयार कर रहे थे जिसमें कई विषयों को शामिल किया गया था। मेल ने प्राचीन एल्फ भाषा को जोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन इसे बहुत जटिल न बनाने की बात कही। डॉक्टर डेविस सहमत हो गए, लेकिन वे अटक गए। लाइब्रेरी श्रृंखला के नाम को लेकर काफी चर्चा हुई। नाम आधिकारिक और गरिमामय होना चाहिए था, लेकिन बहुत अटपटा नहीं। चेरिल ने कहा, मानक अनिर्वाण शिक्षा लाइब्रेरी कैसी रहेगी? शिक्षा एक नागरिक का कर्तव्य है। बाकी लोग इतने आश्वस्त नहीं थे। सीखना आनंददायक होता है। डॉक्टर डेविस चौकित रह गई, यह सोचकर कि मेरे जीवन का उद्देश्य एक छोटी बच्ची द्वारा इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की शक्ति उसके युवाओं में निहित होती है। मेरा पूरा जीवन ऐसी प्रतिभाओं को खोजने में समर्पित रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोले, मेल, तुम्हारी बहन एक अनमोल खजाना है। सभी लोग प्रसन्न थे। तभी एक अप्रत्याशित अतिथि आ गया। महाराज आ गए। राजा के दाखिल होते ही चेरिल को खून की गंध आई। उसे खून से डर लगता था और वह तुरंत बेहोश हो गई। काफी देर बाद चेरिल को होश आया। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है और उसका भाई मेल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ दासियां आई और धीरे से बोली, लेडी चेरिल, आप जाग गई है। आप थोड़ी देर पहले बेहोश हो गई थी और महाराज आपको यहाँ लाए हैं। यह डेवनशायर मैनर का निजी भाग है जो राजा के लिए तैयार किया गया है। महाराज आज सुबह शिकार पर गए थे और विद्वानों के लिए एक काला भालू लाए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इससे आप डर जाएगी, लेकिन वह भालू बहुत बड़ा और भयानक था। बस महाराज ही उसे इतनी आसानी से मार सकते थे। सभी दासियों के चेहरे श्रद्धा से भरे थे, लेकिन चेरिल बस डरी हुई थी। सुअर के बाड़े में होने के थॉट से ही वह तुरंत वहां से निकलना चाहती थी। लेडी चेरिल, क्या आप थोड़ी देर और आराम करना चाहेंगी? आपके भाई मेल ने कहा है कि अगर आप नहीं जाना चाहती तो वे लोग देर रात तक लाइब्रेरी में रहेंगे। चेरिल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने बड़े भाई को ढूंढने लाइब्रेरी की ओर दौड़ी। लेकिन जब उसने देखा कि मेल और बाकी लोग कितनी सीरियसली बहस कर रहे हैं तो वह हिचकिचा गई। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मेल इस समय बहुत खुश है और किसी भी चीज से उनकी खुशी भंग नहीं करना चाहिए। मैं बस लॉन्च में चली जाती हूँ। ऐसा हुआ कि राजा भी बैठक में आ गए। मेरा पीछा करना बंद करो, जाओ अपना काम करो, उन्होंने डॉक्टर डेविस से कहा। प्रोफेसर के जाने के बाद राजा ने राहत की सांस ली, जिससे वह एक दम जम गए। उनमें से एक उदासीन लग रहा था, दूसरा असहज। वे पूरे महल में दो ही खाली बैठे लोग थे। तभी चेरिल के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई और वह शर्मा गई। वह कुछ खाना चाहती थी, लेकिन उसकी लंबाई कम थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद वह आखिरकार राजा के पास गई। मुझे वह ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए, क्या आप प्लीज दे सकते हैं? मेरे लिए लाओगी? राजा एकदम शांत थे और हिले तक नहीं। चेरिल ने फिर से कहा, उसकी आवाज स्थिर थी। मैं इसे ले नहीं पा रही हूँ और आप ही यहाँ इकलौते वयस्क है। कुछ देर तक जिद करने के बाद राजा आखिरकार उसके लिए केक ले आए।
चेरिल बहुत खुश हुई और मीठी आवाज में बोली, शुक्रिया महाराज। तभी उन्हें एहसास हुआ कि चेरिल उनकी बड़ी बहन से बिल्कुल अलग थी। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी। एक पहरेदार जो अंदर आया वह यह सब देख कर हैरान रह गया। मुझे भी एक मैकरोन चाहिए प्लीज, स्ट्रॉबेरी वाला। राजा ने आज्ञाकारी होकर उसके लिए एक मैकरोन उठाया। पहरेदार दंग रह गया। महाराज एक बच्चे के लिए केक ला रहे थे और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि लेडी चेरिल में उनसे केक मांगने की हिम्मत थी। पहरेदार को देखकर राजा चले गए। चेरिल थोड़ी निराश हुई। महाराज लेडी चेरिल का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वह बिल्कुल भी मन में कोई बैर नहीं रखती। पिछली बार तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था, गार्ड ने कहा, और राजा ने तुरंत उसे घूर कर देखा। गार्ड ने तुरंत अपनी बात सुधारी। महाराज मेरा आपके बारे में कुछ भी कहने का इरादा नहीं था, बस लेडी चेरिल बहुत अलग है, वह बहुत परिपक्व लगती है। महाराज हमें अभी अभी बोर्नियान साम्राज्य के युवराज का एक सीक्रेट लेटर मिला है, क्या आप उन्हें यहाँ लाए हैं? क्या उन्हें पहले यहाँ आने के लिए कहा? मेल ने अपना काम खत्म करते ही चेरिल के पास जाने की जिद की। जब आप बेहोश हुई थी तब मुझे आपके पास होना चाहिए था। मैं एक भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। राजा के आदेश पर मुझे निजी कक्ष में ले जाया गया। आप कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आपको निजी कक्ष में ले जाना महाराज की कृपा थी, लेकिन मैं सच में इससे खुश नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद भाई, यह बहुत सुंदर है। अगले दिन चेरिल बाहर गई, टोपी पहनकर। अब पानी में उसकी परछाई को निहारते हुए बहुत खेल रही हूँ। अचानक एक चील नीचे झपटी और उसकी टोपी छीन ली। संघर्ष के बाद चील बस टोपी के ऊपर का फूल ही ले पाई। वह वापस अपने मालिक के पास उड़ गई, जिसने बड़बड़ाती हुई कहा, अरे नखरेबाज चिड़िया, क्या वह फूल सच में इतना सुंदर था? बाद में जब चेरिल खिड़की के पास थी तो वह परेशान करने वाली चील फिर से प्रकट हुई, उसे चिढ़ाते हुए मानो कह रही हो, तुम क्या करोगी? तुम बेवकूफ चिड़िया, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। उसने छलांग लगाई लेकिन चुक गई और खुद को राजा के ठीक सामने पाया। लेडी चेरिल, क्या आप वापसी में महाराज के काफिले में शामिल होना चाहती है? हाँ हाँ हाँ, क्या मैं हो सकती हूँ? चेरिल मजाक कर रही थी, लेकिन जब सुअर ने सच में उसे अपनी गाड़ी में बिठाया तो उसे विश्वास नहीं हुआ और बस वह अपने घर की ओर चल पड़ी। हैम्पटन हद से ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मेरे रथ में एक बच्चे को बिठा दिया। अगर तुमने जरा भी शोर किया तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। चेरिल का ध्यान बाहर उड़ते चील पर गया। उस दूसरे रथ में कौन है? कोई इतना महत्वपूर्ण इंसान जो राजा के कफीले के साथ यात्रा कर रहा है। मैंने मैनर में किसी और के उनके साथ होने के बारे में नहीं सुना। राजा ने देखा कि उसके बगल में बैठी बच्ची सो गई और वह उसे देखे बिना नहीं रह सका। उसने हाथ बढ़ाकर उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महाराज की रक्षा करो। चेरिल झटके से जाग उठी और उसने देखा कि किसी की हत्या की जा रही है। राजा ने जल्दी से उसकी आंखें ढक ली। बाहर से एक फुफकारने की आवाज आई और एक बड़ा विशाल का सांप आया। सांप ने हमला किया और व्यापक तबाही मचा दी। सिचुएशन को सीरियस देखकर राजा आगे बढ़े और हमला बोल दिया, यह तो सिर्फ कीड़े मकोड़े है, सबको मार डालो। एक रक्षक दूसरे रथ के पास गया और सावधानी से पूछा, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप अच्छी? लेडी चेरिल, क्या तुम ठीक हो? तुम तो बड़े डरपोक हो। खत्म, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। यह एक बच्चे की आवाज थी। चेरिल ने अपनी आंखें खोली और खून देखा। अगले ही पल वह बेहोश हो गई। इससे राजकुमार घबरा गए। अरे क्या हो रहा है? लेडी चेरिल खून देख कर ही बेहोश हो गई। राजकुमार ने चेरिल को अपनी बाहों में भरने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। लेडी चेरिल, मैं अब अपने कर्तव्य पर लौट रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद महाराज, और धन्यवाद हैम्पटन। माँ, पिताजी, भाइयों, मैं घर आ गई हूँ। चेरिल, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हारे दूसरे भाई के बिना जीवन कितना उबाऊ रहा होगा। तुम्हें देखो, तुम पतली हो गई हो। ओह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तीसरा भाई एवरी बगल से हंसा। क्या तुम इससे भी ज्यादा नाटकीय हो सकती हो? घर लौटने के बाद चेरिल को यह एहसास सता रहा था कि हैम्पटन में उस सुअर के अलावा उसने उस दिन किसी और को भी देखा था। क्या वह दूसरे रथ वाला इंसान था? तुम में काले जादू की गंध क्यों आ रही है? जैसे ही वह अंदर आई, एवरी ने पूछा, काला जादू? यह उस विशालकाय सांप का ही काम होगा। लेकिन चेरिल ने अपने भाई को चिढ़ाने का फैसला किया।
जो भी उस रहस्य को जानता है वो मर चुका है। यह सुनकर एवरी इतना डर गया कि वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी इतनी प्यारी सी प्रतिक्रिया देखकर चेरिल हंस पड़ी। मुझे डराने की कोशिश करने के लिए यही है, अब हिसाब बराबर हो गया था। इसी बीच राजा के कमरे में महाराज कपड़े बदल रहे थे। हैम्पटन ने सूचना दी कि वर्नियन साम्राज्य से आए अतिथि के स्वागत समारोह और भोज का आयोजन अगले बुधवार को होगा। महारानी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। राजा ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन कमरे में मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, उन्हें जाने दो। तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? कोई नहीं, महारानी के बिना किया मैं अकेले नहीं आ सकता। पवित्र राजा को कब से किसी महिला साथी की जरूरत पड़ने लगी। जी महाराज, यह भोज के अतिथियों की सूची है, प्लीज इसे देखें। एंडी भी लोगों को आमंत्रित कर रहा है। हाँ, चेरिल का नाम सूची में था। वह छोटी शरारती बच्ची। राजा ने अपना मन बदल दिया। मैं लेडी पोमेलिया को ले आऊंगा। उनसे कहिए कि वे राजकुमारी को स्वागत भोज में लेकर आए। वेलेरियस हवेली में चेरिल मेल को एक लेटर लिख रही थी। हवेली वापस रास्ते में हमारी मुलाकात उससे हुई। वह रुक गई। उसका दिमाग उलझन में था और उसे यकीन नहीं था कि उसे इसके बारे में लिखना चाहिए या नहीं। वह एक आवाज आई खिड़की से हुई, लेकिन जब चेरिल ने देखा तो क्या मुझे कुछ सुनाई दे रहा है? मैं शायद ज्यादा सोच रही हूँ। तुम बहुत आलसी हो। ऊपर क्यों नहीं देखती? मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूँ। तुम्हें पता है यह कैसी नजर है? मैं बस पिछली बार तुम्हें बेहोश करने के लिए माफी मांगने आया हूँ। छोड़ो, मैं तुमसे भोज में बात करूंगा। भोज में चेरिल के शानदार प्रवेश ने सभी को चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कौन है? इसे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वाह, आज तो ड्यूकस को भी विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैंने सुना है कि आज रात का मुख्य कार्यक्रम वेनोरियस साम्राज्य के अतिथि का स्वागत करना है। क्या तुम्हें लगता है कि वह उनकी राजकुमारी हो सकती है? चेरिल हैरान रह गई। इन लोगों के कल्पनाएं कितनी अजीब है। महाराज आ गए, उनके साथ राजकुमारी आ रहा थी, जो तकनीकी रूप से थेवरन की सबसे छोटी बेटी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज लेडी पोमेलिया को भी लाए हैं। उन्होंने इससे पहले कभी अपनी किसी पत्नी को ऐसे किसी कार्यक्रम में साथ नहीं लाया था, है ना? लगता है लेडी पोमेलिया को आखिरकार अपना पल मिल ही गया है। आखिरकार हरम में सिर्फ 2 ही पत्नियां बची है। क्या हो रहा है? रानी कहाँ है? मैंने सुना था कि वे छोटे राजकुमार के लिए प्रे करने गई है। रानी ने खुद को देवताओं को समर्पित कर दिया है और देव शिखर पर चली गई है। क्या रानी देव शिखर पर है? एक रानी जो एक पवित्र मीनार में कैद है, देवताओं की सेवा कर रही है, वह छोटे राजकुमार के लिए ऐसा नहीं कर रही है। वह उनका बेटा भी नहीं है, वह मेरे लिए ऐसा कर रही है। माँ, यह भी पहली बार है जब महाराज राजकुमारी आरा को इस तरह सार्वजनिक रूप से लाए हैं, है ना? मुझे लगता था कि महाराज को सिर्फ छोटे राजकुमार की ही चिंता है। लगता है यह सच नहीं है। पिताजी तुम्हारे लिए डांस करना चाहते हैं। जब वे डांस कर रहे थे, चेरिल का देखने का मन नहीं था। वह चुपके से जा रही थी कि तभी उसकी मुलाकात राजकुमार से हो गई जो उससे मिलने आया था। उसने उसका नाम लिया और चेरिल हैरान रह गई। क्या तुम मुझे जानते हो? राजकुमार का दिल टूट गया। क्या तुम बेवकूफ? पिछली बार हम 1 इंच से भी कम दूरी पर थे और अब तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो। तुम वाकई कुछ और ही हो। चेरिल सुन नहीं रही थी। उसकी निगाहें राजकुमारी पर टिकी थी। राजकुमार ने यह देखा। क्या तुम उससे जलती हो? क्या तुम सभी लड़कियों का राजकुमारी बनने का सपना होता है? सबकी निगाहों में रहना, अनगिनत खूबसूरत कपड़े पहनना। चेरिल ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने ख्यालों में डूबी हुई। राजकुमार हकलाते हुए बोला, असल में एल्फ साम्राज्य में राजकुमारी होना उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। और इसी के साथ दोस्तों हमारी यह मानवा होती है खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।